रजत जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था, वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गांव ना आकर लवली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और लवली के बोलने पर लवली के साथ अपने गांव आता है, जहां लवली अपने ससुराल में अपनी सास और दो गवार नंद को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि लवली की दोनों गवार नंद ने सूट पहना होता है और वो दो चोटी बनाई होती है। ये देखकर लवली जोर जोर से हंसने लगती है और अपने दोनों नंद का मजाक बनाने लगती है। ओह माय गुडनेस, मेरी तो दोनों ननद गवार है। इन दोनों को तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, बट इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कैसे बाल बनाए जाते हैं। लवली का ये बर्ताव देखकर लवली की दोनों ननद काजल और करिश्मा को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है। पर लवली की सास सुमित्रा लवली की आरती उतारती है और जैसे ही लवली को टीका लगाने लगती है, लवली अपनी सास से कहती है, ये तुम क्या करने जा रही हो? इस आग वाली प्लेट को मुझसे दूर रखो। और हनी, मैं बहुत थक गई हूँ। ये लोग हमें घर के अंदर कब बुलाएंगे? तुम्हारे घर वाले कितने बदतमीज हैं, जब घर आई बहू को भी घर में नहीं आने दे रहे। लवली, इसे आग वाली प्लेट नहीं, आरती की थाली कहते हैं। माँ हमारी आरती उतार रही है और नजर, हम बहुत दूर से आए ना, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। कहीं किसी ने हमें नजर लगा दी हो, बस इसलिए माँ मेरी और तुम्हारी आरती उतार कर हमें अंदर बुला लेगी। थोड़ा सब्र रखो। सच में रजत, तुम्हारे घर वालों को मुझे अब बहुत कुछ सिखाना है। तुम्हारे गाँव वाले और तुम्हारे घर वाले सबके सब गवार हैं। ये जो नजर होती है, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तुम इसीलिए अपनी माँ को बोलो कि मुझे अंदर जाने दे, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है। बहू, मैं समझ सकती हूँ, तू दूर से आई है ना। अच्छा, तू अब घर में चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बहुत भूख लगी होगी तुम दोनों को। अब सुमित्रा अपने बहू बेटी को घर में लेकर आती है और अपनी दोनों बेटियों को अपनी भाभी के लिए खाना लगाने को कहती है। कुछ देर बाद काजल और करिश्मा अपनी भाभी के लिए धनिया की चटनी, प्याज, रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर प्लेट में लाती है। इस तरह का खाना देखकर लवली का मुंह बन जाता है और वो अपनी दोनों नंद से कहती है, ये क्या लिख रहा है तुम मेरे लिए? अरे खुद को तो तुम बड़ी पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये भोजन है और गांव में इसी तरह का भोजन बनाया जाता है। गवार लड़कियों, मैं इस तरह का खाना नहीं खाती। और वैसे भी अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए पहले मुझे ब्लैक टी ला कर दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और खाने में मेरे लिए सैंडविच, सैलेड और पास्ता होना चाहिए। ये सब हमको नहीं आता। अगर ये सब खाने का शौक है तो खुद ही जाकर रसोई में बना लेना, और अगर नहीं कर सकती तो वहीं खाना होगा जो हम कहेंगे। इतना बोलकर काजल और करिश्मा वहां से चली जाती हैं। अपनी गवार नंद को देखकर लवली को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, पर वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब शाम को पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है और लवली भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। ये देखकर काजल अपनी भाभी से बोलती है, अरे अरे भाभी जी, जो तुम क्या कर रही हो? तुम अभी हम लोग के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। गांव का रिवाज है, पहले मर्द खाना खा लेता है, उसके बाद जोरू खाती है, और भैया ने तो अब तक खाना भी शुरू नहीं किया है। तुम सब गवार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह गवार बन जाऊं। वहाँ पर मैं और तुम्हारे भैया साथ में खाना खाते थे और खाना तुम्हारे भैया ही मेरे लिए बनाते थे। सो प्लीज शट अप, मुझे मत सिखाओ। इतना बोलकर लवली अपनी दोनों ननद का मुंह बंद कर देती है और खाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और लवली देखती है कि उसकी दोनों गवार नंद हाथों से खाना खा रही है। उनको हाथों से खाना खाता देख लवली उन दोनों से कहती है, सच में रजत, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी गवार बहनें बहुत गवार है। दुनिया बदल रही है, पर तुम्हारी दोनों बहन अभी भी गवार रह गई। इन दोनों को अभी विदेश भेज दो ताकि ये सब कुछ सीख कर आ सके। तुम कौन होती हो हमें बार बार गवार कहने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करिश्मा, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? लवली तुम्हारी भाभी है और लवली गांव से है। इन्हें नाइफ और चम्मच से खाना नहीं आता। रजत, इन दोनों को कांटे चम्मच से खाना नहीं आता, इसलिए तो ये दोनों गवार है। इन दोनों से अच्छी तो सासू माँ है जो चम्मच से खा रही है। ऐसा नहीं है बहू, चम्मच से खाना मेरी मजबूरी है। मेरे हाथों में एलर्जी है और मैं अपने इस एलर्जी वाले हाथों से खाना नहीं खा सकती।
रजत, मुझे तुम्हारी दोनों गंवार बहनों को बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए तुम दोनों कल से मेरे साथ रहना, समझे? इतना बोलकर लवली वहाँ से चली जाती है। काजल और करिश्मा को अपनी विदेशी भाभी जरा भी पसंद नहीं आती। अब काजल और करिश्मा अपनी विदेशी भाभी को सबक सिखाने के लिए और उन्हें गांव के तौर तरीके सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। करिश्मा, हमारी भाभी बहुत बुरी है, हर समय हमें गंवार कहती है। अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि उनके दोनों गंवार ननंद क्या कर सकती हैं। ये विदेशी हमें गवार बोलती है ना, अब देखो मैं इन्हें कैसे गवार बनाती हूँ। अब काजल और करिश्मा खुजली का पाउडर लेकर लवली के कमरे में जाती है और जब लवली सो रही होती है तो वो दोनों लवली के सारे कपड़े पर खुजली वाला पाउडर गिरा देती है। अब अगले दिन जब लवली अपने कपड़े पहनती है तो उसे खुजली होने लगती है और तभी वहाँ काजल करिश्मा आकर अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप हम गंवारों की तरफ खुजली क्यों कर रही हो? मैं ये खुजली जानबूझकर नहीं कर रही, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया, पूरी बॉडी में रैशेस हो गए और खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। भाभी, हमारे पास एक उपाय है, पर मुझे डर लग रहा है। हम तो गवार हैं, आप भला हमारी बात क्यों मानेंगी? देखो, इस वक्त मैं तुम जैसे हजारों गंवार लोगों की बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस खुजली से मुक्ति चाहिए। जल्दी से अपना मुंह खोलो। भाभी, गांव में छोटे छोटे कीड़े होते हैं और आप जिस बेड पर सो रही हो वो बेड काफी पुराना है। इस बेड पर तो दीमक लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि दीमक ने ही आपको काटा होगा। और दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है। अगर आपको खुजली से मुक्ति चाहिए तो गोबर के पानी से नहाना होगा आपको और इन कपड़ों को पहनना बंद करना होगा और हमारी तरह सूट साड़ी में रहना होगा। साड़ी से पूरा बदन ढक जाता है और फिर हमें कीड़े मीड़े नहीं काट पाते। और आपको 2 चोटी भी करनी होगी। अगर खुले बालों में किसी औरत ने आपको 3 सेकंड से ज्यादा देखा तो आप गंजी हो सकती हैं। क्या तुम्हारे गांव में इतनी खतरनाक औरतें रहती हैं जो 3 सेकंड में देखकर ही इंसानों को गंजा कर देती हैं? नहीं, मुझे गंजा नहीं होना। मैं तुम्हारी तरह गंवार बनने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे जल्दी से गोबर का पानी दो ताकि मैं नहा सकूं और खुजली से मुक्ति पा सकूं। बेचारी लवली अपनी दोनों गंवार नंद को तो विदेशी तौर तरीके नहीं सिखा पाती, पर उसकी दोनों गंवार नंदे लवली को देशी जरूर बना देती है। अब लवली वही करती जो उसकी दोनों गंवार नंद कहती और देखते ही देखते समय के साथ लवली को इन सब की आदत पड़ जाती है और वो भी अपने गंवार नंद के साथ उन्हीं की तरह रहने लगती है। सुषमा देवी बहुओं की रोज रोज की चिक-चिक से परेशान हो गई थी। अपनी बहुओं की बढ़ती लड़ाई को देखते हुए सुषमा देवी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। इन दोनों की लड़ाई झगड़े से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे इतना बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। मेरे घर में आज तक कभी किसी भी चीज को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ और आज इन दोनों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। दरअसल सुषमा की बड़ी बहू एक ऊंचे कास्ट से बिलोंग करती थी, तो वहीं सुषमा की छोटी बहू चेतना एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती थी, जिस कारण सुषमा की बड़ी बहू चेतना से बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया करती थी। उसके इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान थी। सुषमा अपनी दोनों बहू आकृति और चेतना को आवाज लगाती है और बुलाती है, आ गई तुम दोनों। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से ना बहुत ही ज्यादा तंग आ गई हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता इस घर में रहने का, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि एक मच्छी मार्केट है, जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी लड़ाई झगड़े ही दिखाई देते हैं। माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग जैसे रहना चाहते मैं तैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मुझे पसंद नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं जानती हूँ चेतना कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं, शायद गलती मेरी ही है कि मैंने अपने बहू को खुद से भी ज्यादा प्यार किया और खुद से भी ज्यादा उन पर भरोसा किया। आकृति को ये बात कब समझ आएगी कि जात पात कुछ नहीं होता, जात पात तो इंसान के दिमाग में घुसा होता है। माँ जी, आप ना इस बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा फिल्मी है। मेरे घर में ना नौकर भी नीचे कास्ट के नहीं थे और आप तो अपने बेटे की शादी इस नीचे कास्ट की लड़की से करवा दी। अरे इसके साथ खाना खाने में रहने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन अलग हो जाए ताकि मैं अपना खाना खुद ही बनाऊं और खुद ही खाऊं। अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, कल से तेरा किचन अलग और आकृति तुझे जो दिल करे अपने किचन में वो बना।
जैसे तुझे रहना है वैसे रह। मेरा खाना चेतना बहू बनाएगी। ठीक है माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों से। इस तरह से सुषमा के घर में अब उसकी दोनों बहुओं का अलग अलग रसोई हो जाता है। ऐसे ही एक दिन आकृति सुषमा और चेतना को जलाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगती है और फिर जानबूझकर अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे बात करने लगती है और सारी बातें सुषमा और चेतना को सुनाते हुए कहती है, अरे माँ, आज मैंने ना बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। वरना खाने में ना नीची जाति वाले लोगों के हाथों का तड़का लग जाता था, जिससे खाने का टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा बेस्वाद हो जाता था। इसीलिए अब मैंने खुद ही खाना बनाया है, क्योंकि मेरा तो रसोई अलग हो चुका है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बना है आज। बिल्कुल सही किया तूने, ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार तब जाकर तेरी सास को अक्ल आएगी। हाँ माँ, अब चलो मैं खाना खा लेती हूँ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सुषमा और चेतना को आकृति की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। आकृति बार बार सुषमा और चेतना को जलाने के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सुषमा चेतना से कहती है, अरे चेतना बहू, आज संडे है, मैं तो कहती हूँ खाना मत बना, आज हम बाहर खाने चलते हैं। वैसे भी तू हर दिन किचन में ही लगी रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, अकेले थक जाती है। आज के दिन तू बस आराम कर, आज मेरे साथ बाहर चल, जो तुझे खाना होगा मैं खिलाऊंगी। माँ जी, आपको तो पता है ना, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसे जाएंगे तो। अरे बहू, उसकी चिंता क्यों करती है, एक काम करते हैं, उससे भी पूछ लेते, बाकी उसकी मर्जी, उसे जाना तो चलेगी, नहीं जाना तो नहीं जाएगी। सुषमा आकृति से बाहर खाना खाने के लिए पूछती है। तभी आकृति सुषमा से कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे नीची जाति वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अगर आपको खाना है तो आप खा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं अपने अलग ही किचन में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं खाना बनाकर खुद खा सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, और वैसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, उल्टा हमारे पैसे तो और बच रहे, 2-4 पैसे अगर बच रहे तो इसमें खुश होना चाहिए। बाकी तेरी मर्जी, तू अपनी रसोई में खुश है तो हम भी अपनी रसोई में खुश हैं। इतना बोलकर आकृति गुस्से में किचन में चली जाती है और वो खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से गैस खत्म हो जाती है और आकृति फोन में चेक करती है तो देखती है कि गैस सिलेंडर आने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। थोड़ी देर बाद सुषमा और चेतना दोनों बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है। आकृति मौका देखकर खाना बना लेती है और पूरा किचन अच्छे से साफ भी कर देती है। थोड़ी ही देर बाद सुषमा और चेतना वापस घर आते हैं। जब चेतना रसोई में जाती है तो किचन को साफ सुथरा देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, मैंने तो किचन साफ भी नहीं किया था और किचन साफ हो गया, बड़ी अजीब बात है। क्या कोई बात नहीं, मैंने साफ किया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा। ऐसे ही अगली सुबह आकृति अपने गैस सिलेंडर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका गैस सिलेंडर आने में थोड़ा सा समय लगा रहा था। बेचारी को सुबह की चाय भी नहीं मिलती, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। चेतना उसे बार बार देख ही रही थी कि आकृति परेशान है। थोड़ी देर बाद चेतना अपने कमरे में चली जाती है। आकृति मौका देखकर फिर से चेतना की किचन में आती है और चाय बनाने लगती है। जब चेतना की नजर आकृति पर पड़ती है तो वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अगर मैं दीदी के सामने गई तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, खुद की नजरों में ही गिर जाएंगी। ऐसा करती हूँ, जब तक उनकी चाय नहीं बनती तब तक मैं यहीं रहती हूँ, उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा और वो चाय भी बना लेंगे मेरे गैस के सिलेंडर पर। आकृति बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थी। वो जल्दी जल्दी चाय बनाकर अपने कमरे में ऊपर की ओर सीढ़ियों से भागकर जाने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में काफी चोट लगती है और काफी सारा खून भी निकल जाता है। चेतना और सुषमा दोनों उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उसे सिर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, जिस कारण उसे खून की जरूरत थी। चेतना आओ देखती है न ताओ देखती है और अपना खून आकृति को देने के लिए तैयार हो जाती है।
थोड़ी ही देर बाद आकृति को होश आता है और आकृति को पता चलता है कि डॉक्टर के जरिए उसे चेतना ने खून दिया है। आकृति को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जब चेतना उसके पास आती है तो चेतना बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है कि कहीं आकृति को पता न चल जाए कि उसने ही आकृति को खून दिया था। तभी आकृति चेतना से कहती है, चेतना मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आज मुझे खुद पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं हमेशा ऊंची जाती नीची जाती करती रहती थी और आज मैं जिससे इतना भेदभाव करती थी उसी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बची है, एक नया जीवन मिला है मुझे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगी। अब हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। इस तरह से आकृति चेतना से माफी मांगती है और वो दोनों हंसी खुशी फिर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। एक रात रोहन अपनी साली प्रिया के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों जीजा साली मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। सच बताऊं प्रिया, मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है। अक्सर बुरी चीजें ही मुझे मिलती हैं। अब तुम जरा अपनी बहन निधि को ही देख लो। अरे जीजू, जब दीदी की शादी आपसे नहीं हुई थी ना, तब भी सब यही बोलते थे कि मैं दीदी से बहुत ज्यादा सुंदर, इंटेलिजेंट हूँ। और आपको तो पता है ना कि दीदी कैसी है। हाँ, बस इसी बात का गम है कि तुम मुझे मिली नहीं। किस्मत में वही बेकार और बुरी चीज लिखी थी। अरे जीजू, टेंशन क्यों लेते हो? अभी भी मैं आपके ही पास हूँ। और हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वैसे मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ जीजू, लेकिन मुझे डर लगता है दीदी से। अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहन प्रिया के करीब आने लगता है। तभी प्रिया रोहन से कहती है, अरे नहीं जीजू, दीदी को पता लग जाएगा। कहा ना कुछ पता नहीं लगेगा। और हाँ, मेरा साथ दो, टेंशन बिल्कुल मत लो। तभी निधि की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि रोहन उसके बगल में ही सो रहा है। निधि को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ये सपना देखने के बाद उसे बार बार अपने पति पर शक होने लगता है। दरअसल प्रिया और रोहन एक ही कंपनी में जॉब करते थे। ऐसे ही एक सुबह निधि रोहन का लंच बना रही थी। तभी रोहन निधि से कहता है, अरे निधि, एक काम कर देना, आलू के पराठे बना देना। आज वो तुम्हारी बहन ने ऑफिस में मुझसे आलू के पराठे मंगाए हैं। उसने कहा था कि बहुत दिन हो गए दीदी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए। उसको बोल दो कि खुद आलू के पराठे बनाना सीख ले। मैं उसकी नौकर नहीं हूँ। जब मैडम फरमाइश करेंगी तब यहाँ आप उसके लिए आलू के पराठे बनवा कर ले जाते हो। उसको बोलो अपना ध्यान खुद रखे, वो बच्ची थोड़ी है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी खुद की बहन है और वो जॉब करती है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद के लिए आलू के पराठे बना पाए, और तुम्हें अपनी बहन को सपोर्ट करने के बजाय ऐसी बातें कर रही हो। यही तो दिक्कत है ना, वो मेरी बहन है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो आपको लगी रहती है उसकी। तुमसे बहस करना ही बेकार है, रहने दो, पराठे बनाने की जरूरत नहीं है अब। रोहन निधि की बात से नाराज हो जाता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम को रोहन प्रिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो निधि से फोन करके कहता है, निधि एक काम करना, मेरा खाना मत बनाना आज। मैं और प्रिया रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे। तुम अपने लिए खाना बना लेना, या फिर तुम अभी अगर खाना खाना हो तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आता हूँ। तुम इसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। उसके साथ खाना खाने के लिए तुम्हारे पास समय है, लेकिन अपनी पत्नी को टाइम देने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, हद होती है किसी चीज की। तुम्हें ना खुद पर भरोसा है, ना मुझ पर भरोसा है, ना ही अपनी बहन पर भरोसा है। तुम्हारी सगी बहन है, लेकिन फिर भी तुम उस पर और मुझ पर बहुत ज्यादा शक करती हो। लेकिन अब तुम्हारे शक करने की वजह से मैं प्रिया से बातचीत करना तो बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी साली ही नहीं बल्कि मेरी ही कंपनी में काम करने वाली मेरी एक फ्रेंड भी है। हाँ तो ठीक है, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो रहो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। रोहन भी गुस्से में फोन काट देता है। रात काफी हो जाती है। निधि रोहन का वेट कर रही थी। रात के करीबन 12 बज जाते हैं। निधि को टेंशन होने लगती है। वो रोहन और प्रिया को फोन करने लगती है, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। निधि के मन में बहुत सारे बुरे विचार आने लगते हैं। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला? कहीं मेरा पति और मेरी बहन दोनों किसी होटल में मुंह तो काला नहीं करवा रहे? मुझे तो लगता है जरूर यही बात है, तभी फोन बंद आ रहा है दोनों का। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सब सोचते सोचते निधि की आंख लग जाती है।
प्रिया और रोहन दोनों एक होटल में होते हैं, जहां दोनों जीजा साली के रिश्ते को शर्मसार करते हैं। एक बार फिर से निधि की आंख इस बुरे सपने के साथ खुल जाती है। वो तुरंत अपनी माँ विभा को फोन लगाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरी बहन ने मेरा घर तोड़ दिया। उसे ही मेरा ही पति मिला था चक्कर चलाने के लिए। माँ जी अब मैं और कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ? अरे बेटा अब रोती रहेगी या बताएगी कि आखिर क्या बात है? माँ प्रिया और रोहन का चक्कर चल रहा है। दोनों जीजा साली होने के बाद भी इस रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। रोहन भी शादीशुदा होने के बाद भी मेरी बहन के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। रात के 3 बज चुके हैं लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं। दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ तुझे कैसे पता कि तेरी बहन और तेरे पति का चक्कर चल रहा है? माँ मुझे ना उन दोनों पर पूरा शक है और जिस कारण मुझे ऐसे बुरे ख्याल भी आते हैं। अभी ना मैंने बहुत ही गंदा सपना देखा और मेरी आँख खुल गई। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ तुझे अपने पति के साथ साथ अपनी बहन पर भी भरोसा नहीं है? अरे रात के 3 बज रहे हैं, उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि दोनों किसी प्रॉब्लम में हो। बेटा शक का तो कोई इलाज होता नहीं है। जब ये बात रोहन और प्रिया को पता चलेगी तो उन दोनों को बड़ा बुरा लगेगा। माँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे पूरा यकीन है उन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कभी तूने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है जिससे तुझे ये लगे कि प्रिया और रोहन का कुछ चल रहा है? बेटा जब तक हम अपनी आंखों से और कानों से पूरा माजरा समझ नहीं लेते तब तक हमें उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। और तुझे इतने बुरे सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तू 24 घंटे यही सोचती रहेगी कि तेरा पति तेरी बहन के साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन माँ जी रात के 3 बज चुके, वो लोग घर क्यों नहीं आए? यही तो सोचने वाली बात है ना। क्या पता ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई हो। सुबह होते ही हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे। थोड़ी देर बाद निधि के फोन पर फोन आता है। निधि भागते हुए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोहन और प्रिया दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अलग अलग वार्ड में एडमिट थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर निधि को बहुत बुरा लगता है और उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी विभा उससे कहती है, देख लिया बेटा, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो रखा है इसलिए उनका फोन भी बंद था और दोनों यहाँ एडमिट है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है लेकिन कम से कम अपनी बहन के साथ तो तू बचपन से रही है। क्या उसे तूने बिल्कुल भी नहीं जाना कि वो कैसी है? हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सही कहा है किसी ने कि शक का कोई इलाज नहीं होता। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर प्रिया और रोहन को घर भेज देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निधि प्रिया और रोहन दोनों का ख्याल अच्छे से रखती है। अब निधि के मन से वो शक भी हमेशा के लिए निकल जाता है जो उसे अपनी बहन और पति पर था। इस तरह से निधि अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। एक रात रोहन अपनी साली प्रिया के कमरे में जाता है, जहां दोनों जीजा साली मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। सच बताऊं प्रिया, मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है। अक्सर बुरी चीजें ही मुझे मिलती हैं। अब तुम जरा अपनी बहन निधि को ही देख लो। अरे जीजू, जब दीदी की शादी आपसे नहीं हुई थी ना, तब भी सब यही बोलते थे कि मैं दीदी से बहुत ज्यादा सुंदर, इंटेलिजेंट हूँ। और आपको तो पता है ना कि दीदी कैसी है। हाँ, बस इसी बात का गम है कि तुम मुझे मिली नहीं। किस्मत में वही बेकार और बुरी चीज लिखी थी। अरे जीजू, टेंशन क्यों लेते हो? अभी भी मैं आपके ही पास हूँ। और हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वैसे मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ जीजू, लेकिन मुझे डर लगता है दीदी से। अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा।